बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप में से जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमे की समातें देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो यकीनन ये जानते होंगे कि वहाँ पर एक मुकदमे का बार-बार ज़िक्र हो रहा है और वो है एफबी अली केस। जो वज़ारत दिफ़ा के वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो अपने हर दलील के जवाब में, दलील की बुनियाद में इस मुकदमे का हवाला तकरीबन ज़रूर दे रहे हैं और उनके जो दलाइल का मोर देन 70% जो हिस्सा है, मैं कहूँगा कि वो शायद इसी ही एफबी अली केस की बुनियाद पे ही खड़ा है और वो इस मुकदमे को अपनी एक स्ट्रॉन्ग जो आर्गुमेंट है उसके तौर पर लेकर चल रहे हैं। क्या एफबीएलई केस को 9 मई के वाक़ये के साथ लिंक किया जा सकता है? क्या एफबीएलई केस को बुनियाद बनाकर 9 मई के मुल्ज़मान का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किया जा सकता है? और इसके अलावा जो भुट्टो और ज़ियाउल हक का ताल्लुक है, वो इस मुकदमे के साथ कैसे जोड़ा जाता है? जो रिसर्चर हैं, मुहक्किकीन हैं और वज़ारत दिफ़ा और सियासत के हवाले से इल्म रखने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने मैं रखूँगा क्योंकि जितनी समातें हो चुकी हैं तो उसके बाद ये सवाल ज़हन में ज़रूर आता है कि ये एफबीएलई केस है क्या? और क्यों इसको इतना बार-बार इसका ज़िक्र किया जा रहा है, हवाला दिया जा रहा है? बुनियादी तौर पर ये एक बगावत की कोशिश थी जिसे उस वक़्त के जो आर्मी चीफ़ थे जनरल टिक्का खान उन्होंने इसको नाकाम बनाया था। एक तो उन्होंने आईएसआई को कुछ हिदायत जारी की थी कि इस तरह की जो कोशिशें हैं, इनको नाकाम बनाया जाए। दूसरा उन्होंने जो हमारी बड़ी फ़ौज है और एयर फ़ोर्स है, इसमें से कुछ अफ़सरान को भी ये कहा था कि आप इस साज़िश करने वाले ग्रुप में शामिल हो जाएँ, ताकि वहाँ से भी जो अंदर की ख़बरें हैं, वो आप बाहर आ सकें और हमारी मालूमात उन तक उनकी जो जितनी भी गुफ्तगू है, उस तक हमारी रसाई हो चुके। ये मार्च 1973 की बात है, जब आर्मी और एयर फ़ोर्स के अफ़सरान के इस ग्रुप की जो कि ये मनसूबाबंदी कर रहे थे, उनकी एक लाहौर में मुलाकात हुई। लेकिन जो वाकिफ़ान हाल हैं, जो इस सारे राज़ से वाकिफ़ थे, वो बताते हैं कि उस वक़्त ग्रुप के अंदर जो है वो राय तक़सीम हो चुकी थी। इस ग्रुप के एक धड़े का ये मानना था कि उन्हें अंडरग्राउंड चले जाना चाहिए और शायद उन्हें ये भी पता चल चुका था कि जनरल टिक्का खान को उनकी इस मनसूबाबंदी के बारे में मालूम हो चुका है और ये भी उनको यकीन हो चला था कि कुछ मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो चुके हैं और उनकी जितनी भी बातें हैं, वो आर्मी चीफ और हाई हायरार्की तक पहुंच रही हैं। लेकिन जो दूसरा धड़ा था, उसका ये ख्याल था कि अब ज़ेरे ज़मीन जाने का, अंडरग्राउंड जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये कार्रवाई का टाइम है और अब हमें अपने मंसूबे पर को जो है वो आगे कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें जो बुनियादी नाम है, वो ज़रा अब मैं आपके सामने रख देता हूँ। ब्रिगेडियर एफबी अली हैं, वो इस ग्रुप का हिस्सा थे, जबकि जो दीगर अफराद हैं, उसमें मेजर फारूक अवान जंजुआ, जो कि बाद में एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने हैं, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, उनके ये कज़न थे। इसके अलावा मेजर नादिर परवेज़, ये 1990 में नवाज शरीफ की काबीना के वफाकी वजीर रहे हैं। इनका वैसे जंगी कारनामों के हवाले से भी बड़ा नाम आता है और एक हीरो के तौर पर जाने जाते रहे हैं और ये भी इस ग्रुप का हिस्सा थे। इसके अलावा मेजर सईद अख्तर मलिक हैं, ये 1965 की जंग के फौजी हीरो मेजर जनरल अख्तर अली मलिक के बेटे थे। तो ये वो लोग थे जो सारे इनको इस मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। आर्मी की तरह एयर फोर्स के भी कुछ अफसरान थे और जवान थे जो इसी तरह का ही कोई मंसूबा बना रहे थे। उनके बारे में कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है कि उसमें कितने लोग शामिल थे, लेकिन 7 बंदों के बारे में बताया जाता है कि उनको इस हवाले से पहले अरेस्ट ज़रूर किया गया था और इस जो इनका जो ग्रुप था, उसकी क़यादत स्क्वाड्रन लीडर गौस कर रहे थे और इनका भी जो मंसूबा था वो यही था कि सिविलियन हुकूमत और फौजी क़यादत का जो है वो तख्ता उलट दिया जाए और एक नई हुकूमत का क़याम किया जाए। अच्छा, यहाँ पर एक तारीख दान है, ख़ास तौर पर जो दिफाई अमूर हैं उसके बारे में लिखते हैं। शुजा नवाज, ये भाई हैं, जो है वो पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ रहे हैं उनके।
تو उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अपने दायरे को बढ़ाने के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग जो है वो इस ग्रुप में शामिल हो चुके थे, और ग्रुप के एक रुकन लेफ्टिनेंट कर्नल तारिक रफ़ी ने आला फौजी हुकाम के सामने ये राज भी उगल दिया था। आईएसआई के जरिए टिक्का खान ने रफ़ी की पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा कि वो बागियों के इस गिरोह में जो है वो शिरकत जारी रखें। ये जो है वो आसिफ नवाज जंजुआ के हकीकी भाई थे, और इस बगावत की कोशिश में जो है वो एक किरदार है जिसका ऊपर मैंने जिक्र भी किया है, ये उनके कजन हैं, ये शुजा नवाज। अब इसके बाद जो है जी, दिलचस्प बात यह है कि बगावत की मंसूबाबंदी करने वाले इस्लामाबाद में किसी फौजी हुकूमत का क्याम नहीं करना चाहते थे। ये बात भी शुजा नवाज ने अपनी किताब में लिखी है कि बगावत की मंसूबाबंदी करने वाले भुट्टो हुकूमत के सिविलियन डिक्टेटरशिप में तब्दील हो जाने के बाद कायल थे कि वो एक मुंतखब और जमहूरी हुकूमत कायम करेंगे। लेकिन बाद में जब ये लोग पकड़े गए तो भुट्टो हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि ये जो बागी थे, ये एयर वाइस मार्शल जो थे असगर खान, उनकी क़ियादत में एक नई हुकूमत लाने की जो है वो कोशिश कर रहे थे। और आप जानते हैं कि एयर वाइस मार्शल नहीं, एयर मार्शल असगर खान उस वक्त अपोजिशन जमात तहरीक इस्तकलाल के सरबराह थे। तहरीक इस्तकलाल का जो है वो जिक्र उस वक्त भी बहुत ज़्यादा आता रहा है जब तहरीक इंसाफ 2014 में अपना जलसा और धरना लेकर आई थी इस्लामाबाद। और चूंकि ये 2010 से 2014 के दरमियान ही वो अरसा था कि जब तहरीक इंसाफ बड़े बड़े जलसे कर रही थी, तो लोग इसको असगर खान से जोड़ रहे थे, तहरीक इस्तकलाल से जोड़ रहे थे। और ये कहा जा रहा था कि तहरीक इस्तकलाल के भी जो जलसे हुआ करते थे वो बहुत बड़े होते थे, लेकिन जो है वो कभी भी इक़्तिदार में जमात नहीं आ सकी और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो ख़त्म हो गई। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ किताबों में हकाइक और हवाले मिलते हैं कि स्क्वाड्रन लीडर वोस, जो कि 12 एयरफोर्स के बागी अफसरान के लीडर थे, ताहम जो बाकी एयरफोर्स के लोग हैं उनके कहीं पर नाम कभी सामने नहीं आए। साबिक निगरान वजीर आला रहे हैं और सीनियर तजज़ियाकार हैं हसन अस्करी। उनकी एक किताब है मिलिट्री स्टेट सोसाइटी एंड पाकिस्तान। उसमें वो लिखते हैं कि ये जो 7 एयरफोर्स के अफसरान थे, बाद में इनको फौजी अदालत ने फौजी बगावत करने की कोशिश के इल्ज़ाम से बरी कर दिया था। ताहम उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने इनको नौकरी पर बहाल करने से इनकार कर दिया था। अब इसमें एक ट्विस्ट और आया कि भुट्टो हुकूमत ने इनको बहाल ना करने का जो उस वक्त के एयर चीफ का फैसला था, उसको मुस्तरद कर दिया। जिसके बाद इन एयर चीफ जो थे, ये एयर चीफ मार्शल जफर चौधरी, ये अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए थे। अपनी किताब में शुजा नवाज जो हैं वो कुछ एयरफोर्स के अफसरान के बारे में उन्होंने लिखा है, और ख़ास तौर पर जो उनके कज़न हैं जो मेजर फारूक नवाज जंजुआ, उसके बारे में वो लिखते हैं कि जो शुजा नवाज ने कुछ सियासी अक़वाल और सियासत और बगावत के हवाले से कुछ किताबें इनकी लाइब्रेरी में थी, वो उनसे ली थी। और कुछ किताबों में तो शुजा नवाज कहते हैं कि मैंने अपने तशरीही नुकात भी लिखे हुए थे, क्योंकि ये पढ़ने लिखने वाले बंदे हैं शुजा नवाज। तो इन्होंने फिर ये अपना ये कहा है। और आगे चल के फिर इस कहानी में ये एक और चीज़ भी सामने आती है कि ये जो साजिश करने वाले किरदार थे, इनमें अफसरान में बहुत सारे जो है वो प्लाटून कमांडर थे, और काकूल में पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी का दीगर अमला भी था जो लगातार मुलाकातें करते थे। और एक वक्त पर तो उन्होंने फारूक नवाज की जहलम में शादी की तकरीबात को भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। और स्क्वाड्रन लीडर की क्यादत में एयरफोर्स के अफसरान का एक और गिरोह भी इसी ख्याल पर कारबंद था। अच्छा, इन दोनों गिरोहों को लिंक कौन कर रहा था, इन दोनों गिरोहों के दरमियान ब्रिज का काम कौन कर रहा था, इसके बारे में भी शुजा नवाज अपनी किताब में लिखते हैं कि एक और आर्मी अफसर कर्नल अलीम अफरीदी के जरिए ये दोनों गिरोह जो है वो जुड़े हुए थे। ये अलीम अफरीदी वही शख्स हैं जो दिसंबर 1971 में याहिया खान को बरतरफ करने का FBLE का मुतालबा GHQ लेकर गए थे। अब जरा बात कर लेते हैं कि भुट्टो और जियाउल हक
کو اس کیس کے ساتھ کیسے جوڑا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ضیاء الحق نے اس کیس میں جو کردار ادا کیا تھا اس کی وجہ سے وہ بھٹو کے دل میں جگہ بنا پائے تھے، جو بعد میں ان کے آرمی چیف بننے کی بھی وجہ بنی، اور الٹیمیٹلی پھر آپ کو پتا ہے کہ ضیاء الحق نے بھٹو کا بھی تختہ الٹ دیا تھا، اور وہ پھانسی کے تختے تک ان کو پہنچایا گیا تھا۔ بھٹو ان باغیوں کو عبرت کی مثال بنانا چاہتے تھے، انہیں سخت تفتیش کے عمل سے گزارا گیا، آرمی افسران کو اٹک قلعے میں رکھا گیا، جبکہ جو ایئر فورس کے افسران تھے ان کو پشاور میں واقع سابق امریکی اڈے بٹا بیر میں رکھا گیا تھا۔ بعد میں جب اس پر بات ہوئی تو بریگیڈیئر ایف بی علی اور کرنل سعید اختر ملک دونوں نے انکار کیا کہ وہ بغاوت کے بعد اپوزیشن جماعتوں کی کوئی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، تاہم وہ اپنے انٹرویوز میں یہ کہتے رہے ہیں کہ ابھی ہماری اس معاملے میں جو گفتگو تھی وہ بڑی ابتدائی مراحل میں تھی۔ لیکن شجاع نواز جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو گرفتار ارکان تھے وہ پھر جو حاضر سروس نوجوان افسران تھے، اہلکار تھے، چاہے وہ بری فوج کے ہوں یا پھر ایئر فورس کے، بعد میں پھر وہ ان کے ہیرو بن گئے تھے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اٹک اور کیمپبیل پور میں باغیوں سے ملنے جانے والے ملاقاتی واپسی پر ملکی قیادت پر ان کے اظہار کردہ عدم اعتماد کو باقی ماندہ فوج تک پہنچانے کا ذریعہ بن گئے تھے، اور الٹیمیٹلی جس کے نتیجے میں فوج کے اندر سویلین ایڈمنسٹریشن پر عدم اعتماد کے جذبات بڑھے تھے۔ اس کے بعد سے آرمی اور ایئر فورس کے افسران کی تفتیش اور مقدمے کی کارروائی کرنے والے جو فوجی ٹربیونل تھے اس کے سربراہ یہ ضیاء الحق صاحب تھے، اور اس ساری کہانی کے دیکھا جائے تو پھر الٹیمیٹلی فاتح جو ہے وہی ثابت ہوئے تھے۔ بغاوت کی کوشش پر ان افسران کو مجرم قرار دے کر جنرل ضیاء نے نہ صرف بھٹو کا اعتماد جیتا بلکہ بعد ازاں سازش کرنے والوں کی طرف سے بھی داد و تحریک کے مستحق ٹھہرے، جن کا کہنا تھا کہ ضیاء نے مقدمے کی کارروائی منصفانہ انداز میں چلائی، اور ان افسران کا کہنا تھا کہ کمرہ عدالت میں انہوں نے افسران کو اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کا پورا موقع دیا تھا۔ جیسے میں نے بتایا کہ فوج سے متعلق جو کافی سارے تاریخ دان ہیں، محقق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس انداز سے ضیاء نے اس مقدمے کی کارروائی چلائی تھی اس نتیجے میں وہ وزیر اعظم بھٹو کے منظور نظر بن گئے تھے، جس پر بعد میں بھٹو نے انہیں آرمی چیف بنایا تھا، اور بغاوت کی سازش کرنے والوں کے خلاف مقدمے کی سربراہی کرنے کے 4 سال بعد اسی ضیاء نے بھٹو کا تختہ الٹ دیا تھا۔ تو یہ کہانی ہے جناب ایف بی علی کیس کی، اور اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بغاوت کا ایک مقدمہ تھا، جس میں کچھ حاضر سروس جو ہیں اور کچھ جو بعد میں ریٹائرڈ ہوئے ان کو بھی اس میں ٹرائل کیا گیا، اور فوجی ٹربیونل تھا جس میں ضیاء الحق سربراہ تھے، انہوں نے یہ سزائیں سنائی، اٹک قلعے میں لوگ رکھے گئے، پشاور میں رکھے گئے، اور اس کو ویسے اٹک سازش کیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اب یہ 9 مئی کے معاملات کے ساتھ لنکڈ ہے، لیکن سپریم کورٹ کے بینچ کی جانب سے کافی زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور پوچھا جا رہا ہے کہ ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ ساز اگر کوئی ہے تو اس کا کیسے پتہ چلایا جائے گا، اور یہ فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ یہ ایویڈنس ہیں جن کی بنیاد پر ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ ساز کو جو ہے وہ ملٹری کے تحویل میں دیا جانا چاہیے، کیونکہ وزارت دفاع کے جو وکیل ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جو منصوبہ ساز ہیں ان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی چلے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں ان کی پریس کانفرنس میں یہ ایک لفظ آتا ہے کہ اس 9 مئی کے واقعے کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈ کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور اس حوالے سے ادارے کا عزم کا اظہار وہ کرتے رہے ہیں۔ تو ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں میں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا نام بھی آتا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ چیز کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کہ کیا واقعی اس میں ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازی کے الزام میں عمران خان کو ملٹری تحویل میں دیا جائے گا یا نہیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور امید ہے کہ آج کی یہ ایک بیک گراؤنڈر سٹوری بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔